Hello students, today we are going to discuss tissue culture and we will discuss single cell protein and biofortification. So starting with the tissue culture actually होता क्या है? Whenever we are culturing any tissue basically है क्या? It is a group of cells. इस group of cells को अगर हम किसी भी मीडिया पे अगर हम इसे ग्रो करा रहे हैं to develop a complete plant या फिर कह सकते हो टू डेवलप एनी पार्ट ऑफ द प्लांट, सो दिस कल्चर इज कॉल्ड एज द टिश्यू कल्चर. ओके, द टर्म टिश्यू कल्चर वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय हेबरलैंड इन 1902. इन्होंने सबसे पहले ये टर्म डिस्कवर किया था और प्लस इन्होंने एक सेटअप भी किया था जिसमें इन्होंने एक सेल्स के थ्रू, ग्रुप ऑफ सेल्स के थ्रू, टिश्यूज़ के थ्रू एक कंप्लीट प्लांट को रिजनरेट किया था. ओके, तो हम देख लेते हैं कि टिश्यूज़ कल्चर की टेक्निक्स के लिए हमें क्या क्या चीज़ें मेंटेन करनी होगी, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होगी. सो स्टार्टिंग विद द एसेप्टिक कंडीशंस. एसेप्टिक कंडीशंस यानी ऐसी कंडीशन जो कम्प्लीटली फ्री है बैक्टीरिया, वायरस, किसी भी टाइप के इन्फेक्शन से. यानी इसमें किसी भी टाइप का क्या नाम है बैक्टीरिया, जैसे एयर, नॉर्मली एयर में हम उसको परफॉर्म नहीं कर सकते. उसके लिए हमें एकदम क्या नाम है एकदम बैक्टीरिया फ्री, वायरस फ्री, एकदम फ्री इन्वायरमेंट चाहिए हमें. इसके लिए स्टेराइल इन्वायरमेंट. ठीक है, क्यों स्टेराइल इन्वायरमेंट चाहिए? देखो, क्योंकि हम इसको ग्रो कराते हैं एक सेल में. इस सेल में क्या है? न्यूट्रिएंट मीडिया है. ठीक है, सॉरी, दिस इज अ पेट्री डिश एंड इन दिस पेट्री डिश न्यूट्रिएंट मीडिया इज प्रेजेंट. इसमें न्यूट्रिएंट मीडिया प्रेजेंट है, प्लांट की ग्रो होने की चीज़ें यानी सेल्स के खाने पीने का सामान इसमें है. अब हमने इसमें क्या किया? ग्रुप ऑफ सेल्स को डाल दिया है. अब ये ग्रुप ऑफ सेल्स जो है वो खुद न्यूट्रिएंट यूटिलाइज करके खुद को ग्रो करेगा. ओके, बट अगर इसमें कोई बाहर का बैक्टीरिया अगर आ जाता है, प्रेजेंट हो जाता है, तो भाई इसमें प्लांट के साथ साथ बैक्टीरिया भी तो ग्रो कर जाएगा. बट हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ ये प्लांट. इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमें जो है वो स्टेराइल कंडीशंस चाहिए एकदम मेंटेन की हुई. तो कमिंग ऑन टू द स्टेराइल कंडीशन मेंटेनेंस, तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है? तो उसके लिए हमें तो अल्कोहल चाहिए होता है. वो वाला अल्कोहल नहीं, इथेनॉल. 70% इथेनॉल रिक्वायरमेंट होता है फॉर स्टरलाइजेशन. एंड जिस इंस्ट्रूमेंट में हम ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं दैट इज लैमिनार फ्लो, लैमिनार एयर फ्लो. इसमें होता है क्या? द एयर, ये नॉर्मल एयर, इट इज़ कम्प्लीटली रिप्लेस्ड बाय द स्टेराइल एयर. स्टेराइल एयर से कम्प्लीटली रिप्लेस होता है. एंड द प्लेन ऑन विच वी आर वर्किंग इट इज़ फर्स्टली यूवी रे स्टेरलाइज. वो यूवी रे से स्टेरलाइज होता है, उसके बाद ही हम उसमें काम करते हैं. प्लस और भी सारे इंस्ट्रूमेंट जैसे फ्लास्क हो गया, बीकर हो गया, हम इन सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं. वो भी कम्प्लीटली स्टेराइल होता है. हम उसको ऑटोक्लेव करते हैं. मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ. हम उसको ऑटोक्लेव करते हैं. तो बेसिकली हम करते क्या है? उसको 100 to 120 डिग्री टेम्परेचर, सेल्सियस टेम्परेचर तक उसको प्रेशर, जैसे प्रेशर कुकर जिस फिनोमिना पे काम करता है उसी फिनोमिना पे ऑटोक्लेव भी काम करता है. बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें प्रेशर इतना ज़्यादा मेंटेन रहता है. और उसमें हम सारे इक्विपमेंट्स, पेट्री डिश हो गया, फ्लास्क हो गया, बीकर्स हो गया, वो सब ऐड ऑन करते हैं ताकि पूरा कम्प्लीटली स्टेराइल हो और हमारे प्रोसेस में, कल्चरिंग प्रोसेस में कोई भी बैक्टीरिया ना हो. ओके, द नेक्स्ट इज द प्रिपरेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट कल्चर. न्यूट्रिएंट कल्चर हमें प्रिपेयर करना है, ये तो हमें पता ही है भाई. यही है न्यूट्रिएंट कल्चर जिसमें हम उस बैक्टीरिया को या सेल्स को ग्रो कराएंगे. तो हमें एक न्यूट्रिएंट मीडिया चाहिए. न्यूट्रिएंट मीडिया में नाइट्रोजन भी हो सकता है, ग्लूकोज होता है, बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं. कई बार अगर प्लांट ग्रो कराते हैं तो हम उसमें फाइटो हार्मोन्स भी ऐड करते हैं, लाइक ऑक्सीन्स, फाइटोकाइनेज, गिबरलिन्स, ये सब ऐड किया जाता है ताकि वो प्रॉपर्ली ग्रो कर सकें. ओके, कल्चर प्रोसेस में इन्होंने स्पूज एंड मिलर ने 1950 में सबसे पहले टेस्ट किया था, चेक किया था इनफैक्ट कि काइनेटीन और ऑक्सीन्स को ऐड करने से क्या होता है. तो उन्होंने देखा कि 0.2 mg/L, ये कंसनट्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इतने कंसनट्रेशन को अगर हम नॉर्मल मीडिया पे ऐड ऑन करते हैं तो क्या था कि टोबैको की जो सेल्स, टोबैको प्लांट के जो सेल्स थे, दे ग्रोड मोर कंटिन्यूसली, यानी और जल्दी ग्रोथ होने लग गए थे. ग्रोथ जो है और फास्ट होने लग गया था.
प्लस इसके अलावा 0.3 mg/m इंडोर एसिटिक एसिड जो था, इसको ऐड ऑन करने से लेंथ है प्लांट की, वो लेंथ जो है वो इंक्रीज होगा। ओके, सो ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे जो स्पूजर मिलर ने ये माइक्रो प्रोपगेशन वाली टेक्निक में अप्लाई किया था, इनफैक्ट टिश्यू कल्चर वाली टेक्निक में अप्लाई किया था। नाउ कमिंग ऑन टू द एप्लीकेशन टू द टिश्यू कल्चर। अब क्या एप्लीकेशन है? फर्स्ट इज द माइक्रो प्रोपगेशन। अच्छा, माइक्रो प्रोपगेशन और टिश्यू कल्चर में क्या डिफरेंस है? टिश्यू कल्चर में हम प्लांट का कोई भी पार्ट ले सकते हैं, एक्स प्लांट ले सकते हैं, लेकिन इन माइक्रो प्रोपगेशन वी आर टेकिंग अ सिंगल सेल, एक सिंगल सेल से हम कंप्लीट प्लांट जनरेट करते हैं। तो ये होता कैसे है? एक सिंगल सेल से हम कंप्लीट प्लांट जनरेट करते हैं। अब ये होता किससे है? क्योंकि सेल्स के पास कैपेसिटी होती है टोटीपोटेंसी की। टोटीपोटेंसी मतलब उन्होंने टर्म अगर सुना हो तो टोटीपोटेंसी मतलब टोटल डेवलपमेंट। सेल के पास कैपेसिटी है कंप्लीट प्लांट को डेवलप करने के लिए। दैट इज़ वाई हम कोई एक सिंगल सेल से, प्लांट के एक सिंगल सेल से कंप्लीट प्लांट को जनरेट कर सकते हैं। सो अगर माइक्रो प्रोपगेशन की टेक्निक की बात करें तो किस लिए यूज़ होता है? इट इज़ यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ द डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट या डिजीज फ्री प्लांट, ऐसे प्लांट जिसमें डिजीज़ ना हो, इसलिए यूज़ होता है। प्लस इट कैन बी यूज फॉर एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड्स। अब एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड्स क्या है? जैसे कि पॉलन ग्रेन की हम बात कर रहे हैं, पॉलन ग्रेन का क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? n होता है। अगर हम इस पॉलन ग्रेन को यूज़ कर रहे हैं कंप्लीट प्लांट को रीजनरेट करने के लिए, क्योंकि इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो क्रोमोसोम नंबर उस प्लांट का भी n ही होगा, हैप्लॉइड ही होगा। तो इट कैन बी यूज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड्स। उसके अलावा एम्ब्रियो रेस्क्यू। एम्ब्रियो रेस्क्यू क्या होता है? जब भी हम कोई भी हाइब्रिड्स मेथड अप्लाई करते हैं तो उसमें बहुत सारे एम्ब्रियोज ऐसे होते हैं जो प्लांट नहीं फॉर्म करते हैं। मतलब समझ में आ रहा है? जैसे सेल्स जो हैं, ये सेल है, इस सेल को हाइब्रिडाइज कर दिया, ये एम्ब्रियो तो फॉर्म कर दिया, ये एम्ब्रियो बना दिया, बट ये एम्ब्रियो से कंप्लीट प्लांट को रीजनरेट नहीं कर पा रहा है इन अ नेचुरल कंडीशन में। तो हम उस कंडीशन में क्या करेंगे? ऐसे एम्ब्रियो को निकाल करके कल्चर मीडिया में आर्टिफिशियली ग्रो कराएंगे। इट विल बी ग्रोन इन द कल्चर मीडिया आर्टिफिशियली, ताकि ये जो है एम्ब्रियो कंप्लीट प्लांट को, फर्टाइल प्लांट को डेवलप कर पाए। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज इंडक्शन एंड सिलेक्शन ऑफ द म्यूटेंट्स। अगर सपोज हमने क्या किया, हमने सपोज कोई सॉल्ट टॉलरेंट राइस का प्लांट बनाया है, तो हम सेलेक्ट कैसे करेंगे कि ये भाई म्यूटेशन इसमें हुआ है या इसमें जीन ऐड ऑन हुई है, ये हमें कैसे पता चलेगा? हम इसको एक्सेस सॉल्ट की कंसनट्रेशन में, सपोज 100 mm सॉल्ट की कंसनट्रेशन में हम इसको ग्रो कराएंगे। अगर ये ग्रो कर गया दैट मीन्स द प्लांट इज द सॉल्ट टॉलरेंट, बट अगर ग्रो नहीं किया दैट मीन्स दे आर नॉट म्यूटेटेड, यानी म्यूटेशन नहीं हुआ है। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू द सोमा क्लोनल वेरिएशन। ये सोमा क्लोनल वेरिएशंस क्या होता है? सबसे पहले तो सोमा क्लोन्स क्या होते हैं? क्योंकि सोमैटिक सेल्स से ये क्लोन्स बने हैं। सोमैटिक सेल्स से जो हम प्रोपगेट करते हैं या प्रोपगेशन के थ्रू हम कोई भी पार्ट्स बनाते हैं, तो थ्योरेटिकली होना क्या चाहिए? क्योंकि सोमैटिक सेल से है तो जो भी बन रहा है, जो भी न्यू प्लांट्स फॉर्म कर रही है, वो एकदम क्लोन हो, यानी जेनेटिकली आइडेंटिकल हो। क्यों जेनेटिकली आइडेंटिकल हो? क्योंकि ये सोमैटिक सेल से फॉर्म हो रहा है। बट किसी किसी केस में क्या होता है कि ये जो सोमैटिक सेल से भी प्लांट्स फॉर्म हो रही है, वो भी उसमें भी वेरिएशंस होता है, और इस टाइप के प्लांट्स को या इस टाइप के वेरिएशन को हम कहते हैं सोमा क्लोनल वेरिएशन। अब ये वेरिएशन होता है किस किस चीज़ों की वजह से, वो हम देख लेते हैं फटाफट से। It can exist due to pre-existing variability in the plants, यानी प्लांट के पास ही प्री वेरिएशन है, प्री वेरिएबिलिटी इन प्लांट्स, या फिर कल्चर मेथड में कोई वेरिएबिलिटी हुई, कल्चर मेथड्स में कोई वेरिएबिलिटी हुई, या फिर इसके अलावा सोमैटिक रिकॉम्बिनेशन हो गया। सोमैटिक रिकॉम्बिनेशन पता है ना, मियोसिस में पढ़ा था इस तरीके से। तो
ये सोमैटिक रिकॉम्बिनेशन सपोज हो गया, इस वजह से भी हो सकता है, या क्रोमोसोमल एबरेशंस हो गया, तो मे भी उस वजह से हो गया हो। तो मतलब बहुत सारे रीजंस है जिसकी वजह से सोमाक्लोनल वेरिएशंस हो सकते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द प्रोटोप्लास्ट टेक्नोलॉजी। अच्छा, अब ये प्रोटोप्लास्ट टेक्नोलॉजी में होता है क्या है, कुछ नहीं, सिर्फ सिंपल प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन करा दिया जाता है, ठीक है। अब मैं इसमें एक एग्जांपल तुम लोग को लेती हूँ, पोटैटो प्लांट और टोमेटो, पोटैटो एंड टोमेटो, ये दोनों प्लांट को लिया, इन दोनों प्लांट की सेल्स को लिया, एंड दिस सेल्स इज डाइजेस्टेड विद सेलुलेज एंड पैक्टिनेज। इसकी आउटर मेम्ब्रेन को डिग्रेड कर दिया, दोनों के दोनों, पोटैटो की सेल्स को टोमेटो की सेल्स को, दोनों के दोनों सेल्स को डिग्रेड कर दिया सेलुलेज और पैक्टिनेज से। इसके बाद जिसका प्रोटोप्लास्ट बचा है, टोमेटो का प्रोटोप्लास्ट और ये पोटैटो का प्रोटोप्लास्ट, इन दोनों को फ्यूज़ कराया। फ्यूज़ किससे कराते हैं? विद द हेल्प ऑफ PEG, यानी पॉलीइथाइलीन ग्लाइकॉल। इसकी हेल्प से ये दोनों को फ्यूज़ कराया, तो जो न्यू फॉर्म हुआ है म्यूटेंट या हाइब्रिड, दैट इज कॉल्ड एज टोमेटो, ठीक है। तो दिस टोमेटो इज एक्चुअली द हाइब्रिड प्लांट ऑफ द पोटैटो एंड टोमेटो। नाउ कमिंग टू प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग में तुम लोग को अच्छी तरीके से पता है, एग्रोबैक्टीरियम की प्यूमिफेशियंस बहुत बार बता चुकी हूँ। एग्रोबैक्टीरियम प्यूमिफेशियंस को यूज़ करके जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन किया जाता है। बस इसमें यही था, नो जैसा। अब देखो, अब ये सब जो मेथड्स एक्चुअली माइक्रो प्रोपेगेशन, वो सब यूज़ किस लिए हो रहा है, दे अभी इसमें कुछ एग्जांपल्स मैं बता रही हूँ, वो सब नोट करते चलो, मैं भी देख देख के लिखूँगी तो मुझे भी एक सीक्वेंस में याद नहीं है। फर्स्ट इज हर्बिसाइड टॉलरेंट, हर्बिसाइड टॉलरेंट, यानी हर्बिसाइड के अगेंस्ट टॉलरेंट प्लांट इंट्रोड्यूस कराया बाई EPSP जीन, यानी म्यूटेशन इन द EPSP जीन। अब ये EPSP जीन क्या है? पाइरिनॉल पाइरुवेट शिकीमेट 3-फॉस्फेट, शिकीमेट 3-फॉस्फेटेज सिंथेस। ये एंजाइम, इस एंजाइम में म्यूटेशन किया और फिर हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट बनाया। हर्बिसाइड टॉलरेंट लाइक सोयाबीन हो गया, सोयाबीन है, कॉटन है, टोबैको है, इस टाइप के प्लांट क्रिएट किए जा चुके हैं। दूसरा क्या है? बीटी कॉटन, सबको पता है, बहुत कॉमन है, बैसिलस थ्योरोजेनेसिस। बीटी कॉटन भी बना है, बीटी ब्रिंजल भी बना है। अच्छा, बीटी के लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है? ट्राई प्रोटीन, क्रिस्टलाइन प्रोटीन, ठीक है। इसके बाद मेल स्टेरिलिटी को, ट्रांसजेनिसिटी फ्रॉम मेल स्टेरिलिटी, मेल स्टेरिलिटी के लिए बार्नेस और बारस्टार जीन इन मेज प्लांट, ये ब्रेसिका प्लांट या मेज प्लांट के लिए होता है। स्ट्रेस रेजिस्टेंस प्लांट भी क्रिएट किया गया। स्ट्रेस रेजिस्टेंट प्लांट में क्या चीज़ क्रिएट किया था? चिलिंग रेजिस्टेंट इन टोबैको, चिलिंग रेजिस्टेंट, यानी एक्सट्रीम चिलिंग कंडीशन में भी टोबैको ग्रो कर जाएगा। देखो भाई, फ्रिज में रख दिया तो भी ग्रो कर जाएगा टोबैको। और उसके लिए जीन क्या था? ग्लिसरॉल 1-फॉस्फेट, ग्लिसरॉल 1-फॉस्फेट। इसके अलावा क्या था? क्या चाहिए? ओके, और कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है इम्पोर्टेंट। न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इन्हांस कर दिया, लाइक गोल्डन राइस। गोल्डन राइस में कौन सी चीज़ ऐड ऑन की थी? बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन को ऐड किया था। सो दिस इज अबाउट द टिश्यू कल्चर। नाउ वी विल सी अबाउट द सिंगल सेल प्रोटीन। ओके, कमिंग ऑन टू द सिंगल सेल प्रोटीन। तो यहाँ पे अगर हम बाय नेम जाएँ तो यहाँ मतलब है सिंगल सेल व्हेन इट इज एक्टिंग एज अ प्रोटीन, यानी प्रोटीन की तरह जब वो काम कर रहा है तो हमसे बोल सकते हैं सिंगल सेल प्रोटीन। तो यहाँ पे सेल जो है, इनमें भी हम किस सेल की बात कर रहे हैं? सिंगल सेल की भी बात कर सकते हैं, मल्टी सेलुलर की भी बात कर सकते हैं। तो जो सिंगल सेल प्रोटीन है, द टर्म फर्स्टली वॉज गिवन बाय कैरोल एल विल्सन। कैरोल एल विल्सन ने 1966 में ये टर्म दिया।
तो इनका क्या मतलब था एक्चुअली, जैसे कि बहुत सारे एल्गी होते हैं, फंगाई होते हैं, तो व्हाट दे एक्चुअली डू इज़ वो इतना ज़्यादा प्रोटीन कंटेंट में होते हैं, क्योंकि हमारे देश में ऑलरेडी मेलन्यूट्रिशन के बहुत सारे केसेस सुनने में आते हैं, फूड इतना सफिशिएंट नहीं है कि सबको मिल सके, तो इसकी वजह से डेफिशिएंसी बहुत सारे लोगों को हो जाती है। तो न्यू टेक्निक्स हमें चाहिए ही चाहिए कि भाई ऐसा कुछ मिल जाए जिससे जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स है वो लोगों को तक पहुंच जाए। तो उसी के लिए कैरोल और विल्सन ने 1966 में एक टर्म दिया सिंगल सेल प्रोटीन, जिसके अकॉर्डिंग हम सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को एज अ प्रोटीन सोर्स यूज़ कर सकते हैं। यस, ये पॉसिबल है, एल्गी को हम एज अ प्रोटीन भी यूज़ कर सकते हैं। वो हम देखते हैं कैसे। एक प्रोटीन है, वन एल्गी इज स्पिरुलिना। दिस स्पिरुलिना इज एक्चुअली ब्लू ग्रीन एल्गी, बट ये जो स्पिरुलिना है इट कैन बी ग्रोन ईजली इन द सीवेज वेस्ट, यानी सीवेज वेस्ट में बहुत ही आसानी से ग्रो कर जाएगा, खुद को मल्टीप्लाई कर सकता है। उसके बाद इसको क्या किया जाता है, इसको कल्चर किया जाता है, ड्राई किया जाता है और इसको एक टैबलेट फॉर्म में बना करके कॉमर्शियली सेल किया जाता है। क्यों सेल किया जाता है? बिकॉज इट इज़ हैविंग 60% प्रोटीन्स, vitamins, also it is having, plus it is having unsaturated fatty acid. That means it is highly rich in the nutritional value. So why to waste it? Why not give to the required people? क्यों ना उनको दिया जाए जिनको एक्चुअली रिक्वायरमेंट है। सो तो स्पिरुलिना हो गया। द नेक्स्ट इज द प्रोटीन। ये कॉमर्शियल नेम है। दिस प्रोटीन इज एक्चुअली डेवलप्ड बाय मिथाइलोफाइलस मिथाइलोट्रोपस। इस बैक्टीरिया में ये बैक्टीरिया एक्चुअली मिथनॉल पे फीड करता है। इसमें भी हमें बहुत हाई परसेंटेज ऑफ प्रोटीन मिलता है, इसलिए इसको कॉमर्शियली सेल किया जाता है। प्लस माइकोप्रोटीन जो है ये तो फंगस से ही फॉर्म हुआ है, मतलब फंगस ही कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन की तरह बिहेव करता है। कौन सा फंगस? फ्यूसेरियम ग्रामिनेरियम। ये फ्यूसेरियम ग्रामिनेरियम जो है ये आटे के वेस्ट में, फ्लोर वेस्ट पे ये फीड आउट करता है। तो ये हमें पता होना चाहिए। सिंगल सेल प्रोटीन में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बस हमें नेम याद रखना है कि साइंटिस्ट ने दिया था ये टर्म, किस ईयर में दिया था। प्लस तीन नेम सफिशिएंट है। स्पिरुलिना जो है वो प्रोटीन सोर्स की तरह काम करता है, एल्गी है प्रोटीन सोर्स की तरह काम करता है, प्रोटीन जो है वो बैक्टीरिया है प्रोटीन सोर्स की तरह काम करता है, माइक्रोप्रोटीन फंगस है फिर भी प्रोटीन सोर्स की तरह काम करता है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द बायोफॉर्टिफिकेशन। बायोफॉर्टिफिकेशन सिंपली मतलब होता है हम किसी चीज़ की क्वालिटी को इन्हांस कर दे रहे हैं। जैसे कि हमारे राइस में जितना भी स्टार्च है अगर वो सफिशिएंट नहीं है तो स्टार्च की क्वालिटी को बढ़ा दिया, ठीक है। वैसे ही बहुत सारी क्वालिटीज़, बहुत सारे न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ को बढ़ा दिया जाता है। उसको ये बढ़ाने के बाद जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है या क्रॉप फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड एज बायोफॉर्टिफाइड क्रॉप, ठीक है। क्या क्या चीज़ें हम बढ़ाते? जनरली प्रोटीन कंटेंट इंक्रीज कर दिया जाता है, ऑयल कंटेंट बढ़ा दिया जाता है, विटामिन कंटेंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट, कोई भी जिंक हो गया, आयरन हो गया, कंटेंट अगर बढ़ा दिया गया तो ये सारे प्रोडक्ट्स जो ये सारे मेथड्स अप्लाई करने से बायोफॉर्टिफाइड क्रॉप्स फॉर्म होते हैं। अब एग्जांपल्स पे हम आ जाते हैं। कितने एग्जांपल्स डेवलप हो चुके हैं? बीन डेवलप हुआ है, बीन में आयरन और जिंक की क्वांटिटी इंक्रीज कर दी गई है। कसावा में विटामिन ए की क्वांटिटी इंक्रीज कर दी गई है। मेज में भी विटामिन ए, प्लस इसमें स्वीट पोटैटो में भी विटामिन ए की अमाउंट बढ़ा दिया गया है। राइस में जिंक और आयरन का अमाउंट बढ़ा दिया गया है। व्हीट में भी जिंक और आयरन का अमाउंट बढ़ा दिया गया है। ये वो नहीं प्लांट है जो हम रेगुलरली जो हम खाते हैं, वो ये बायोफॉर्टिफाइड नहीं है, क्योंकि बायोफॉर्टिफाइड भी अवेलेबल होते हैं, दे आर ऑल्सो अवेलेबल। इनकी भी जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ है, न्यूट्रिशनल कंटेंट है, वो इंक्रीज कर दिया जाता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट इन एनी पार्ट प्लीज डू मैसेज मी। ओके, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।